2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे पार्टनरशिप का जो सेकंड चैप्टर है उसका सबसे लास्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, इसको करने के बाद चैप्टर नंबर सेकंड खत्म हो जाएगा। इस इलस्ट्रेशन नंबर 15 के अंदर लगभग जितने सारे एडजस्टमेंट हो सकते थे वो सारे एडजस्टमेंट इसके अंदर बता रखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, एक इलस्ट्रेशन भी है जिसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो इसका मतलब आपने 3-4 इलस्ट्रेशन के बराबर ये एक अकेला इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और जो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 15 यानी कि पेज नंबर 75 हिंदी मीडियम की बुक्स में लिखा हुआ है। तो ये इलस्ट्रेशन है 31/3/2017 को धोनी व धवन का चिट्ठा निम्नवत है, यानी कि धोनी एंड धवन आर पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलो। ठीक है, क्या दे रखा है इस बैलेंस शीट के अंदर, जो देखते हैं। देखो बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैश एट बैंक दे रखा है आपको, फिर उसके बाद डेटर हैं, उसके अंदर से प्रोविजन माइनस कर रखा है, फिर स्टॉक दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, फिर गुडविल भी है, फिर P&L का डेबिट बैलेंस है। अगर डीआर बैलेंस नहीं भी लिखते हैं तो भी अपने को क्या मानना है, डीआर बैलेंस ही होता है, वो लॉस होता है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, फिर उसके बाद देखो लाइबिलिटी साइड में आते हैं, क्रेडिटर 20,000 के हैं, WCR 8,000 के हैं, IFR 3,000 के हैं। WCR IFR की फुल फॉर्म आपको पता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यानी कि श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष, और IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी विनियोग उतार चढ़ाव खाता। फिर उसके बाद बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, EPF को बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, कैपिटल धोनी और धवन की दे रखी है 40 और 50 और 90, इस तरह से 1,40,000 रुपये बैलेंस शीट की टोटल हो जाती है। ठीक है, अब कौन कौन से एडजस्टमेंट है जिनके बारे में एक बार अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये लिस्ट, ये जो हम पढ़ने जाएंगे एडजस्टमेंट, ये पहले पढ़ चुके हैं हम, है ना, सारे इलस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब इसके अंदर क्या किया गया है, एक बार रिवाइज किया गया है। तो यहाँ देखो क्या बता रखा है, दे डिसाइडेड टू एडमिट विराट ऑन 1 अप्रैल 2017। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि विराट को एडमिट करना है 1 अप्रैल 2017 के दिन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, यानी कि क्या हो रहे हैं, उन सब के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, विराट शेल ब्रिंग ₹60,000 एज इज कैपिटल एंड 8,000 शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ हाफ प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम का मतलब होता है गुडविल। गुडविल का दूसरा नाम क्या है, प्रीमियम। हिंदी वालों के लिए ख्याति है, लेकिन इंग्लिश में क्या नाम आ सकता है, प्रीमियम या गुडविल। समझ में आ गया। तो प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, ये प्रीमियम कौन सा प्रीमियम है, गुडविल का। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये 60,000 रुपये की कैपिटल लाएगा और 8,000 रुपये उसकी गुडविल के लाएगा। इसका मतलब टोटल कैश कितना लाएगा, 68,000। 60,000 तो कैपिटल लाएगा और 8,000 गुडविल के लाएगा। फिर आगे नेक्स्ट कह रहे हैं, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉ बाय द पार्टनर, और आधा अमाउंट क्या करेंगे, पार्टनर्स विड्रॉ कर देंगे फर्म से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, यानी कि सेकंड, डेट अनकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹500 बी प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि एक्रूड इनकम है आपकी जो दे नहीं रखी है, उसको क्या करना है, काउंट करना है। अनकाउंटेड है, उसको क्या करना है, आपको काउंट करना है, यानी कि वापस लिखना है। तो ये देखो एक्रूड इनकम क्या होती है, फायदा होता है या नुकसान होता है, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुई है, एक्रूड इनकम कहलाती है। इस एक्रूड इनकम को हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि फायदा होगा, इनकम है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है थर्ड, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 9,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया है, 9,000। पहले बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है उसकी, 10,000। 10,000 से 9,000 हो गया, 1,000 रुपये का लॉस हुआ। तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में लिखते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपने पास IFR पड़ा हुआ है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, कितने हज़ार का, 3,000 रुपये का। तो क्या करेंगे, अगर अपने पास रिजर्व है तो उस लॉस को कहाँ से सेट ऑफ करेंगे, रिजर्व से। उसके बाद अगर रिजर्व का पैसा बच जाता है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, अ डेटर हुज ड्यूज ₹500 वाज रिटर्न ऑफ एज बेड डेब्ट्स पेड 400 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर था जो 500 रुपये से बेड डेब्ट्स था, ठीक है, उसको हमने बेड डेब्ट्स मान लिया था, लेकिन क्या हो रहा है, उससे 400 रुपये रिकवर हो रहे हैं। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 25%। लैंड और बिल्डिंग को क्या करना है, 25% बढ़ाना है।
प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%। क्या कहा है कि जो मशीनरी है आपकी प्लांट और मशीनरी वो अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी कि 10% उसकी वैल्यू कम है। तो इसका मतलब अपने को 100% वैल्यू वापस दिखानी है, तो अपने को वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट किया जाए, यानी डेप्रिशिएशन लगाना है कितना परसेंट, 10%। नेक्स्ट, एट्थ एडजस्टमेंट है ट्रेडमार्क वैल्यूड एट 2500, यानी कि ट्रेडमार्क का वैल्यू कितना किया गया है, 2500 किया गया है। कितना था, 3000 से 2500 करना है, मतलब नुकसान हुआ 500 का। फिर नेक्स्ट, नाइन्थ एडजस्टमेंट पेटेंट रिड्यूस टू 3000, या रिड्यूस अप टू भी बोल सकते हैं, रिड्यूस टू भी बोल सकते हैं। इस पेटेंट को कहाँ तक घटाना है, 3000 तक घटाना है। पेटेंट है कितने का, 5000 का, 3000 तक घटाना है, यानी कि 3000 तक ही रखना है। तो 5000 से 3000 के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 2000 का लॉस हो गया, रिवोल्यूशन में जाएगा। नेक्स्ट, 10th एडजस्टमेंट लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज 3000, यानी कि कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति का दावा, यानी कि क्लेम कितने का हो रहा है, 3000 रुपये का। अगर 3000 का दावा हो जाता है तो WCR में 8000 में से 3000 माइनस करेंगे, 5000 रुपये किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में। फिर उसके बाद 11th एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000। प्रीपेड इंश्योरेंस है, यानी कि ऐसा इंश्योरेंस जो आपने पहले से ही पे कर दिया है ना, तो इंश्योरेंस हमेशा प्रीपेड ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस अपने लिए फायदे वाली चीज़ होती है, इसको रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 12th एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ₹1000। जो बिल हैं उनके एंगल्स में आपको क्या करना है, तो ये अपने लिए नुकसान होगा या फायदा होगा, नुकसान होगा, तो इसको रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट 13 एडजस्टमेंट है देयर इज एन ओल्ड कंप्यूटर वैल्यूड एट ₹4000 इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि एक 4000 का ओल्ड कंप्यूटर है जिसको बुक्स के अंदर नहीं दिखा रखा है। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा है, उसको आपको क्या करना है, अब दिखाना है। तो ऐसी ये चीज क्या कहलाती है, अनरिकॉर्डेड असेट्स, जिसको आपको रिकॉर्ड करना है, नई बैलेंस शीट में दिखानी है। तो इसका मतलब अपने को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इसको आप कहाँ दिखाओगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट 14 एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%, यानी कि डेटर के ऊपर आपको क्या करना है, 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, और गुड डेटर पर आपको क्या करना है, 2% डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसके बाद 15 क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एट द रेट ऑफ 5%। क्या करना है, क्रेडिटर के ऊपर भी आपको क्या करना है, 5% क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है डिस्काउंट के लिए, तो ये फायदा होगा। नेक्स्ट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया गया है वो ओवर वैल्यूड किया गया है ना, ज्यादा किया गया है, अपने को वापस कम करना है, ठीक है, 20% से। फिर नेक्स्ट 17 एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विराट कैपिटल। क्या करनी है कि पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको किसके हिसाब से एडजस्ट करनी है, विराट के हिसाब से, और विराट कौन है, नया पार्टनर है, कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट बता रखा है इसमें क्या क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और नई आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस बैलेंस शीट की ऐसी कौन कौन सी मदें हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन है, जिनको आप सीधा क्या कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहले देखा जाए तो उनकी कैपिटल, धोनी और धवन की कितनी कैपिटल है, 40 और 50। किस नाम से ट्रांसफर करेंगे, बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। कितना अमाउंट है, 40 और 50। धोनी के अकाउंट में लिखेंगे 40,000 और धवन में लिखेंगे 50,000। यहाँ पर विराट के अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट अब देखना ये है कि आपको असेट्स साइड में ऐसी कौन सी चीज़ें जिनके अंदर एडजस्टमेंट के बारे में नहीं बोला गया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के बारे में नहीं बोला गया, उसके बाद P&L के बारे में भी नहीं बोला गया और गुडविल के बारे में भी नहीं बोला गया। तो आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ें ट्रांसफर करनी है किसके अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि लॉस वाली चीज़ें है ना। तो ये गुडविल को जब ऑफ करोगे 5000। अब देखो यहाँ रेशो देखते हैं कि पहले क्या रेशो थे, धोनी और धवन के पुराने क्या रेशो हैं, नहीं दिए हैं, और जब नहीं दिए होते हैं उस समय हम क्या मान लेते हैं, उनको इक्वल मान लेते हैं। और न्यू रेशो क्या दे रखे हैं,
वो इक्वल कहाँ है? अब नया रेशियो भी इक्वल है, पुराने भी इक्वल है, तो पहले इक्वल है, इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं हमेशा कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल, P&L और एडवर्टाइजमेंट तीनों को ट्रांसफर करूँ डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय टू गुडविल, फिर उसके बाद टू P&L, फिर उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये अमाउंट लिखेंगे, कितना कितना अमाउंट है? गुडविल का 5000 है, दोनों आधा आधा बांट लेंगे, कितना आएगा? 2500 और 2500। नेक्स्ट P&L का 4000 है, 2000 और 2000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2000 है तो 1000 और 1000। ये चीज़ें हमारे डिस्ट्रीब्यूट होगी, गुडविल हो गई, गुडविल हो गई, P&L हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये धोनी और धवन की कैपिटल भी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं और कोई चीज़ बची है इसके अंदर जो ट्रांसफर होती है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर? नहीं होती है। अब देखते हैं इधर लाइबिलिटी साइड में, देखो WCR है, IFR है। WCR भी ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के अंदर, IFR भी ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर पैसा बचा हुआ हो, अगर इनके अंगेज के क्लेम हो गया हो, और क्लेम अगर मान लो करने के बाद अगर अमाउंट बच जाता है तो वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। फिर उसके बाद देखो EPF है, EPF का कोई रोल नहीं है, EPF अगर बच जाता है तो ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट के अंदर। जनरल रिजर्व है जिसपे पार्टनर्स का रोल रहता है। फिर उसके बाद देखो अब क्या करना है आपको, एक तो WCR का एडजस्टमेंट देखते हैं, एक IFR का देखते हैं और एक जनरल रिजर्व का देखते हैं। तो जनरल रिजर्व तो सीधा ही ट्रांसफर कर दो, कितना हज़ार है जनरल रिजर्व? 10,000 है। पार्टनर्स के अंदर जब ट्रांसफर करेंगे किस साइड में ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। किस नाम से ट्रांसफर करेंगे? बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट, कितने का जनरल रिजर्व है? 10,000 का, तो हम ट्रांसफर करेंगे आधा आधा अमाउंट, 5,000 और 5,000। यहां तक समझ में आ गया? तो हमने जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर कर दिया। अब आता है IFR और बिल्स पेबल, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। ठीक है, तो नया पार्टनर कौन है इसके अंदर? विराट। ठीक है, विराट आ रहा है, कुछ अमाउंट ला रहा है साथ में, कितना ला रहा है? 60,000 की तो कैपिटल ला रहा है और 8,000 रुपये उसकी गुडविल के ला रहा है। टोटल 68,000 लाया। कितने लाया? तो हम कैश का जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देखना कैश या कैश एट बैंक का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास पहले से पैसे कितने पड़े हुए हैं? 9,500 पहले से पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो आया 60,000 रुपये लाया, तो यहाँ 60,000 रुपये कैपिटल के लाया और उसके बाद 8,000 गुडविल के लाया, 68,000 हो गए। अब देखो ये लाया, तो इसकी एंट्री क्या करें, पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय कैश। क्या लिखेंगे? बाय कैश। और कैश के रूप में क्या कैपिटल आया? 60,000 की कैपिटल आया विराट, तो यहाँ लिखेंगे 60,000। फिर उसके बाद देखो 8,000 की गुडविल भी लाया, लेकिन हम कैश में गुडविल नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? गुडविल के नाम से लिखेंगे और A और B में सीधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब धोनी और धवन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय गुडविल कितना अमाउंट? 4,000 और 4,000। ठीक है, ये गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक और सवाल इसके अंदर था कि गुडविल का हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, किसने विड्रॉ किया है? धोनी और धवन ने। तो जब विड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू कैश गुडविल विड्रॉ कर दिया इन्होंने, हाफ अमाउंट मतलब 2,000 और 2,000, 4,000 इन्होंने निकाल लिए, तो इसका मतलब हम कैश के अंदर से क्या करेंगे? माइनस 4,000 कर देंगे, जो गुडविल का अमाउंट था विड्रॉ भी कर दिया, साथ ही साथ कैश का भी कैलकुलेशन हो रहा है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। सेकेंड एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है? सेकेंड, उपार्जित आय ₹500 जो पुस्तकों में नहीं दिखाई गई है उसे दिखाया जाए। ये रिवोल्यूशन की एंट्री हो गई। क्या करना है आपको? एक्रूड इनकम को जो बुक के अंदर नहीं दिखा रखी है उसको क्या करना है? बुक के अंदर दिखाना है। दिखाओ, तो क्या लिखेंगे? बाय एक्रूड इनकम। कितने से? एक्रूड इनकम कितने की है? 500 रुपए, तो 500 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के। फिर उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? विनियोगों का बाजार मूल्य 9,000 रुपए है। देखो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू आज कितना है? 9,000, जबकि यहाँ बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 10,000। इन्वेस्टमेंट 10,000 के, आज मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? 9,000। अगर हमारे पास
IFR नहीं होता तो हम 1000 रुपये लॉस डेबिट साइड में लिख देते हैं। कहाँ, किस अकाउंट में, रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में। लेकिन हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, IFR पड़ा हुआ 3000 रुपये का, और आपको नुकसान कितना हो रहा है 1000 का। हमारे पास 2000 बच गए। ये 2000 किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के। किस नाम से लिखेंगे, बाय IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना कितना अमाउंट, 1000 और 1000। ठीक है, किन पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद एक देनदार जिसमें ₹500 बकाया था डूबत ऋण के रूप में अप्लिखित कर दिए, उसने संपूर्ण भुगतान में 400 रुपये दिए। एक डेटर था जो पहले बेड डेप्स मान चुके, कितने से, 500 से, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अपने को 400 रुपये दे रहा है। बेड डेप्स रिकवर हो रहा है, फायदा हुआ। किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो यहाँ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, बाय बेड डेप्स रिकवर्ड। कितना अमाउंट, 400 रुपये लिखेंगे। 500 था जिसको हमने डूबत मान लिया, लेकिन अब उससे कितना वसूल हुआ, 400। अब ये ध्यान रखना, ये दो तरह का कंफ्यूजन कर सकता है, आपको क्रिएट कर सकता है। देखो क्या कर सकता है कि देने का वादा किया और दिया। एक बेड डेप्स डेटर था जो पहले 500 रुपये से बेड डेप्स हो चुका था, उसने 400 रुपये देने का वादा किया और 400 रुपये दिए। दोनों में क्या डिफरेंस है, वादा कर रहा है इसका मतलब अपने लिए फायदा हो रहा है, ठीक है, डेटर क्रिएट हो रहे हैं, तो उस समय हम बेड डेप्स लिखेंगे 400 रुपये देने का वादा किया है, तो अपन क्या करेंगे, ये लिख देंगे। लेकिन अगर वो 400 रुपये दे देता है तो इसका मतलब ये तो लिखना ही है, और साथ में अपने 400 रुपये प्लस करने हैं, किसके नाम से, डेटर के नाम से। तो इसका मतलब अपना कैश बढ़ेगा कितने से, प्लस 400 से। आ रहा है समझ में, क्योंकि इस एडजस्टमेंट में उसने क्या कहा है, दिया है पैसा, वादा नहीं किया है, साथ में दिया है। नेक्स्ट है फिफ्थ एडजस्टमेंट, भूमि व भवन के मूल्य में 25% से वृद्धि करें। देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 30,000 रुपये की है, उसका 25% कितना होता है, 7,500। तो 7,500 से फायदा हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,500। 30,000 रुपये का 25% कितना होता है, 7,500। सिक्स एडजस्टमेंट, प्लांट मशीनरी 10% से कम मूल्यांकित हुई है। देखो प्लांट और मशीनरी जो है वो 10% अंडर वैल्यूड है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, देखो यहाँ पर ध्यान से 36,000 की है, जो 10% अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है इसका मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर है। तो 100% कितनी होगी, तो 100% कितनी होगी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40,000। यानी कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है आज के टाइम में, 40,000, और अपन ने कितने पे बता रखी है, 36,000। तो अपनी वैल्यू बढ़ गई, वापस एक्चुअल वैल्यू पे आ गए, 4,000 का प्रॉफिट हुआ। किधर लिखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी 4,000 अमाउंट, क्योंकि 36 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना अमाउंट है, 4,000। ठीक है, और अगर आप मान लो इस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करके सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 4,000 रुपये सीधा आ जाएगा। इसका मतलब कितने परसेंट कम पड़ा, 4,000 रुपये, यानी कि 10% कम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, उपस्कर यानी कि फर्नीचर 10% से हासिल किया जाए, यानी डेप्रिसिएशन लगाया जाए। तो देखो यहाँ पर सेवंथ एडजस्टमेंट में क्या है कि फर्नीचर अपने पास कितने का है, 10,000 रुपये का, और 10,000 रुपये के ऊपर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना परसेंट, 10%। 10,000 का 10%, 1,000 रुपये नुकसान हुआ, तो यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर। क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर कितना अमाउंट, 1,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद आठवां एडजस्टमेंट, व्यापारिक चिन्ह का मूल्यांकन 2,500 रुपये किया गया है। यानी कि जो आपका ट्रेडमार्क है ना, व्यापारिक चिन्ह को बोलते हैं ट्रेडमार्क, उसका वैल्यूएशन कितना किया है, 2,500, जबकि है कितने का बैलेंस शीट में, 3,000 रुपये का। तो ट्रेडमार्क का वैल्यू डाउन हो गया, कितने से, 500 से। तो यहाँ लिखेंगे टू ट्रेड मार्क 500। ठीक है, 3,000 से कितना वैल्यू हो गया, 2,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एकस्व का मूल्य 3,000 तक कम करना है। कहाँ तक उसको कम करना है, रिड्यूस अप टू 3,000। किसको कम करना है, पेटेंट को। तो देखो पेटेंट का वैल्यू कितना है, पेटेंट का है ये रहा, 5,000 से उसको 3,000 तक वैल्यू डाउन में रखना है। इसका मतलब 2,000 का नुकसान हुआ, तो यहाँ लिखेंगे टू पेटेंट, कितने का नुकसान हुआ, 2,000 रुपये का। पेटेंट के बाद आ रहा है
कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 3,000 रुपये का दायित्व निश्चित किया गया है। किसके विरुद्ध? कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के विरुद्ध 3,000 रुपये का दावा यानी कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ₹3,000, यानी कि 3,000 रुपये अगर क्लेम में से अपन माइनस कर देते हैं, 8,000 में से 3,000 माइनस हो गए तो ये WCR खत्म हो जाएगा। अमाउंट कितना बचेगा? 5,000 रुपये बचेगा, और जिसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में बाय WCR। 5,000 रुपये को पार्टनर्स में बांटेंगे, कितना कितना अमाउंट आएगा? 2,500 और 2,500। ठीक है, अभी तक देखो क्या क्या हो गया? WCR हो गया, IFR भी हो गया, ठीक है, EPF हुआ नहीं हुआ है, ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया। फिर इधर क्या क्या हुआ है? कैश और बैंक अपने साथ ही साथ चल ही रहे। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, भाई लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट भी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का भी हो गया, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, ट्रेडमार्क भी हो गया और पेटेंट भी हो गया। ये सारी चीजें हो गई। अब क्या बचा? आगे देखते हैं। पूर्वदत्त बीमा व्यय 1,000 रुपये, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस से आपके कितना? 1,000 रुपये। तो प्रीपेड इंश्योरेंस फायदा होता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि आप पहले से पैसा पे करते हो। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 1,000 रुपये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में रिवॉल्यूशन अकाउंट के। नेक्स्ट, मरम्मत का बकाया बिल 1,000 रुपये। क्या करना है कि मरम्मत का बकाया बिल है, रिपेयर के लिए आपका बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, कितने का? 1,000 रुपये से। तो किस नाम से लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। भाई कोई काम अपन करवाते हैं रिपेयर मेंटेनेंस का, फिर क्या होता है? उसका बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो अपने लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्रिएट हुई कितने हज़ार से? 1,000 से। तो क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। नेक्स्ट, 4,000 रुपये पर मूल्यांकित एक पुराना कंप्यूटर है जो पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं है। अब इसका लेखा किया जाता है, यानी कि एक अनरिकॉर्डेड रिसोर्स है जिसका नाम है कंप्यूटर। कितने हज़ार का है? 4,000 का है। जो पहले रिकॉर्ड नहीं था उसको अब रिकॉर्ड करना है, तो फायदा हुआ। तो क्या लिखेंगे? बाय कंप्यूटर कितने हज़ार से? 4,000 से। क्रेडिट साइड में किस अकाउंट के अंदर लिखेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट, देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का आयोजन व देनदारों पर बट्टे के लिए 2% का आयोजन बनाया जाए। इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो डेटर्स हैं आपके, अब उसके ऊपर डेटर के ऊपर कितना % प्रोविजन बनाना है? 5%। 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000 रुपये। कितना होता है? 1,000 रुपये। आपके डेटर कम हो रहे हैं, मतलब जिन लोगों से आप पैसा मांग रहे हो उसमें लोग अपने पैसे खाने के चांस ज़्यादा हो गए। पहले 500 रुपये खा रहे थे, ये अंदाजा मान रखा था, लेकिन अब कितने हो गए? 1,000 रुपये आपके डूब सकते हैं। तो 20,000 रुपये का 5% कितना होता है? 1,000, जिसमें आपने 500 तो पहले से ही बता रखा है। तो नया प्रोविजन कितने से क्रिएट हो रहा है? 1,000 से। तो 500 पहले से ही है, तो नुकसान और कितना होगा? 500 का ही होगा। तो नुकसान होगा, यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कितना? 500 रुपये। ठीक है। अब इधर देखो, 20,000 रुपये में से 1,000 तो लोग आपके पैसे खा जाएंगे, तो इसका मतलब पेमेंट करने वाले एक्चुअल लोग कितने हैं? 19,000 रुपये के। भाई 20,000 रुपये के टोटल डेटर थे, जिसमें से 1,000 रुपये अपन ये मान लेते हैं कि ये बेड डेप्स हो जाएंगे, जो पैसे नहीं देने वाले। तो देने वाले कितने जने? 19,000। अगर 19,000 रुपये लोग पैसे देंगे तो अपन उनको डिस्काउंट भी देंगे। भाई जो अपने को पेमेंट करेगा हम उसको क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट देंगे। कितना %? 2%। तो 19,000 का 2% कितना होता है? 380 रुपये। कितना होगा? 380 रुपये, जो भी हमारे लिए नुकसान है। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना? 380 रुपये। ये 380 कहां पे कैलकुलेट करेंगे? 20,000 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, गुड डेटर्स पे हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। किस पे? गुड डेटर पे। और गुड डेटर कैसे निकाले जाते हैं? टोटल डेटर माइनस बेड डेट फॉर प्रोविजन। जो भी आपने माइनस करते हैं, अपन अंदाजा लगाते हैं कितने लोग हमारे पैसे खा जाएंगे, वो माइनस करने के बाद बचते हैं गुड डेटर्स, और जिन पर क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। नेक्स्ट, तो इसका हमारा ये डेटर भी हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लेनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन 2% है। किसके ऊपर? क्रेडिटर पर, है ना मेहुल? किस पे? हाँ, क्रेडिटर पर आपको क्या करना है? 2% डिस्काउंट प्रोविजन
क्रिएट करना है। क्रेडिटर कितने के? 20,000 रुपए के। 20,000 का कितना परसेंट? 2%। कितना होता है? 400 रुपए। कितना होता है? 400 रुपए। किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट ऑन टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर के नाम से लिखेंगे। कितना अमाउंट? 400 रुपए। ठीक है, 20,000 का 2%। नेक्स्ट, स्कंद 20% से अधिक मूल्यांकित है, यानी कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 20%। देखो स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना है। अब स्टॉक कितने का है? 6,000, और ये अपने आप में क्या है? 20% ओवर वैल्यूड है। देखो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले स्टॉक का वैल्यूएशन, यहाँ बैलेंस शीट में कितना है? 6,000 रुपये, और ये अपने आप में 20% ज़्यादा है। क्या है? 20% ज़्यादा है। तो कोई चीज़ 20% ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो 120% के बराबर होती है ना। अगर मैं इसके अंदर 120 का डिवाइड कर दूँ तो ये 1% हो जाएगी, और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ इसको जब काटेंगे कितना बचेगा? 50 × 100 कितना वैल्यू आ जाएगा? 5,000। तो इसका लिए ज़्यादा कितने से वैल्यू कर रखा है? 1,000 से। इसकी एक्चुअल वैल्यू 5,000 है और 20% ज़्यादा है, मतलब 6,000 का वैल्यू कर रखा है। तो कितना ज़्यादा हुआ? 1,000। तो कम करना पड़ेगा वापस, तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 1,000। इस तरह से हमारा स्टॉक भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब विराट की पूंजी के आधार पर आपको सारे एडजस्टमेंट करने हैं। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले क्लोज किसको करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट को। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जब हम देखेंगे तो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है? हम सुनो क्या हो रहा है कि जो आपका 15 नंबर का एडजस्टमेंट है, जिसके अंदर क्या बता रखा है? क्रेडिटर पर 2% आपको क्या करना है? प्रोविजन क्रिएट करना है। वो 2% नहीं है, कितना परसेंट है? 5% है। तो हम देखते हैं क्रेडिटर अपने कितने के हैं? 20,000 के, और 20,000 का 5% कितना अमाउंट होता है? 1,000। तो 1,000 हमारे लिए फायदा हो जाएगा, जिसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। 400 नहीं लिख करके कितना लिखेंगे? 1,000 रुपये। तो वो एक्चुअल में कितना परसेंट एडजस्टमेंट है? 5% से। ठीक है, तो इस तरह से अब हम सबसे पहले क्लोज किसको करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट को। किसको क्लोज करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट। तो इसमें क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे टोटल कितनी हो रही है? 18,400 रुपये। तो डेबिट साइड में भी आनी चाहिए 18,400 रुपये, है ना। कितनी आनी चाहिए? 18,400 रुपये। डिफरेंस कितने का आएगा? टू पार्टनर्स, तो ये चीज़ क्या है? 12,020, और दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, धोनी और धवन। तो 6,010 और 6,010। प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। तो ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। कितने? 6,010 और 6,010। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो विराट है, विराट के बेसिस पे आपको सबकी कैपिटल रखनी है। अब देखो विराट की कैपिटल कितनी है? कितनी है? 60,000। तो इसका मतलब इसका तो बैलेंस 60,000 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका 60,000 है और इसने कोई विड्रॉ तो किया ही नहीं है। तो इसका यहाँ टू बैलेंस सीडी हम कितना लिखेंगे? 60,000। अब देखना, विराट के बेसिस पे आपको दोनों पार्टनर की कैपिटल रखनी है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? सबके इक्वल है। अगर इसके 60 है तो इसके भी क्या होंगे? 60,000। तो इसके भी क्या होंगे? अब पैसा कम या ज़्यादा जो होगा वो कैश में विड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? देखो इसके 60 तो हो गए। अब जब धवन की टोटल करेंगे तो क्रेडिट की टोटल और डेबिट की टोटल करेंगे तो कौन सी टोटल ज़्यादा हो रही है? अब देखते हैं हम इनके अकाउंट को क्लोज करते हैं, जिसके लिए हमने क्या किया? बैलेंस शीट लिख दिया है 60,000। अब ये देखना है कि अगर जिधर का बैलेंस कम होता है उधर में हम टू कैश या बाई कैश के नाम से एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं धोनी का अमाउंट। किसका? धोनी का। धोनी के डेबिट साइड की टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल और डेबिट साइड की टोटल में कौन सी टोटल ज़्यादा हो रही है? डेबिट साइड की टोटल, यानी कि इस साइड की धोनी की टोटल ज़्यादा आ रही है। कितनी आ रही है? 67,500 रुपये। देखो जो ज़्यादा टोटल है उसको हम कम नहीं कर सकते, लेकिन कम को हम इक्वल करने के लिए ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर 67,500 है तो इधर भी कितना आना चाहिए? 67,500। लेकिन ये एक्चुअल में इस अमाउंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 67,500 यानी 67,500 नहीं होगा। कितना अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा?
8,990 रुपये का ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको पैसे लाने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये जब लाएगा तो किस नाम से लिखा जाएगा, बाय कैश। और हमारे साथ ही साथ एक कैश अकाउंट चल रहा है, तो यहाँ हम प्लस करेंगे 8,990। क्यों करेंगे, क्योंकि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद देखो धवन का जब हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड की, तो इसमें इसकी कौन सी टोटल ज़्यादा होगी, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होगी। यानी कि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, कितना अमाउंट है 68,510। तो हम क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं इसको, सॉरी डेबिट साइड में भी लिखेंगे 68,510। लेकिन जब हम इसकी टोटल करेंगे तो ये 68,510 नहीं होगा, कितने का डिफरेंस आ जाएगा, कितना, यानी 10 का डिफरेंस आ जाएगा, 10 और 10, जिसको हमें क्या करना है, बैलेंस सीडी के ऊपर लिखना है, बैलेंस सीडी के नीचे नहीं लिखना है। किस नाम से लिखेंगे, टू कैश, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब देखते हैं नई बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखो हमने कैश को लिख रखा है, इस कैश की जब हम टोटल करेंगे, अब देखो ये अमाउंट भी माइनस करना है, विड्रॉ किया ना इसने, तो -10। तो इस तरह से हमारा ये कैश का टोटल कितना हो रहा है। अब देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखा है कैश एट बैंक। आप चाहो तो कैश एट बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस दोनों मिक्स करके भी अमाउंट लिख सकते हैं, और आप चाहो तो उसको अलग अलग करके बाइफिकेट कर सकते हो। तो कैश एट बैंक का बैलेंस कितना है, पहले 9,500। तो यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक कितना, 9,500। लेकिन कैश इन हैंड फिर अलग से दिखाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, कितना पैसा है। तो हमने क्या किया, 9,500 बैंक वाला एक बार हटा के बैंक वाले में लिख दिया, और बाकी का जो ये प्लस माइनस करेंगे कितना अमाउंट आ जाएगा, 72,380। ये हमारा कैश इन हैंड हो जाएगा। फिर कैश इन हैंड के बाद देखो क्या दिख रहा है, डेटर कितने के थे, डेटर हम मानते हैं 20,000 के, ठीक है। उसके अंदर करेंगे लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना, 1,000, और लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितने का डिस्काउंट दिया था हमने, 380 का, यानी कि 1,380 रुपये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18,620 रुपये डेटर के अमाउंट में लिखा जाएगा। देखो डेटर के बाद आ रहा है फिर स्टॉक कितना था पहले, स्टॉक पहले कितना था, पहले 6,000 रुपये का था। उसका फिर क्या हुआ, देखो स्टॉक का वैल्यू हमने कम किया 1,000 से, और वैल्यू था कम करते, अब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट जो था इधर उसका 10,000 का वैल्यू था, 10,000 से फिर वैल्यू कम हो गया 1,000, तो 1,000 कम होते ही अब नए वैल्यू लिखेंगे 9,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी, 30,000 की थी। उसके ऊपर क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है उसको। लैंड एंड बिल्डिंग देखो इंक्रीमेंट किया 7,500, यानी कि 15, हाँ तो 37,500। 30,500 में 7,500 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 37,500। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी, प्लांट एंड मशीनरी पहले 36,000 की थी, जो अंडर वैल्यूड थी 10%, वैल्यू बढ़ा दी 4,000 रुपये से, अब कितनी हो जाएगी, 40,000। नेक्स्ट फर्नीचर, देखो फर्नीचर पहले कितना था, 10,000, तो उस पर क्या किया, फर्नीचर पे कुछ किया ना एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन लगाया 10%, तो 10,000 का 10% लगाते ही 1,000 रुपये कम हो गया, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 रुपये। फर्नीचर के बाद ट्रेडमार्क कितने का था, पहले कितना था, 3,000, अब वैल्यू कितना किया गया है, 2,500। नेक्स्ट पेटेंट पहले कितना था, 5,000, वैल्यू कम हुई, 3,000 तक वैल्यू रखनी है। 2,000 का लॉस हमने बता दिया था रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर, नई वैल्यू कितनी है, 3,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे लिखेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में था क्या, नहीं था। अब यहाँ देखो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, असेट्स में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि फर्म उस प्रीपेड इंश्योरेंस का पेमेंट पहले से करती है। तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 1,000। नेक्स्ट
एक्रूड इनकम देखो यहाँ पर, देखो एक्रूड इनकम कितनी है 500 रुपये, जो हमें दिखा नहीं है, फायदा है ना। एक्रूड इनकम कितना 500। नेक्स्ट कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, देखो यहाँ पर ये रही एक्रूड इनकम। फिर उसके बाद एक और नई चीज आई थी, कौन सा, कंप्यूटर, और एक और था प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये तीनों चीजें नहीं थी। अब लिखेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर भी एक असेट्स है, कितने हजार से, 4000 से लिखेंगे। नेक्स्ट असेट सारी हो गई। अब आता है लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दिखा रखा था, क्रेडिटर। तो अब लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, प्लस माइनस कर देंगे। कितने के थे क्रेडिटर, 20,000 के थे, जिस पर 5% प्रोविजन माइनस कर दो, सीधा बाहर अमाउंट लिखेंगे 19,000। आप चाहो तो 20,000 लेस प्रोविजन ऑन क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था, वो क्या होगा, खत्म। अब क्या होगा, उसकी जगह खत्म होने के बाद लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, क्योंकि वहां लिखा नहीं है कि कर्मचारी को क्या किया गया है, पेमेंट किया गया है। वहां पर क्या किया है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा है, क्लेम है, तो हमने रिजर्व में से तो माइनस कर दिए, लेकिन क्लेम उसकी जगह वापस क्रिएट करके लिखना। अगर ऐसा होता कि उन्होंने पेमेंट कर दिया, क्लेम हुआ और पेमेंट कर दिया, तो 3,000 यहाँ से माइनस होते हैं और कैश में से 3,000 रुपये हम माइनस कर देते या बैंक से माइनस कर लेते। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक डेटर का पैसा था ना, अपने को मिला, और एक होता है वादा करना। तो वादा करता है, उस कंडीशन में कैश नहीं बढ़ता है, लेकिन कैश किस कंडीशन में बढ़ता है, जब दे देता है। तो हमने भी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का पेमेंट नहीं किया है, क्या किया है, सिर्फ क्लेम हुआ है अभी। तो कितने का क्लेम है, 3,000 रुपये, जिसको हमें लिख के रखना है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन कितना, 3,000 रुपये का। जबकि उसका कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है, 3,000 रुपये माइनस करने के बाद सारा पैसा हमने किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है, पार्टनर्स के अंदर। अगर ये चीज नहीं करते हो तो तुम्हारी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ तक तो आप लोग कर लोगे, लेकिन सबसे मेन एडजस्टमेंट होता है यहाँ पर क्या लिखना है, किस चीज को छोड़ना है और क्यों लिखना है, क्या क्यों नहीं लिखना है। नेक्स्ट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना है, 3,000। ये बिल्स पेबल कौन से थे, पुराने वाले थे या कुछ अंदर आया था, पुराने वाले थे। नया नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000। नेक्स्ट ईपीएफ, ईपीएफ पूरा का पूरा लिखा जाएगा, उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पहले कितना था 5,000 और अब भी कितना लिखना है 5,000, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रिपेयर फॉर बिल्स फॉर रिपेयर, बिल्स फॉर रिपेयर, जो अपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बिल बकाया थे वो वाले, ये नए क्रिएट हुए कितने हजार से, 1,000 रुपए से। नेक्स्ट कैपिटल, यानी कि आप लोग देख सकते हो अगर इसके अंदर और कोई नई चीज आई है, जैसे एक देखो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये चीज हमने लिखी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें बैलेंस शीट में पहले से थी, जो सारी चीजें लिखी गई, इसमें कोई भी चीज अब नहीं रही है, ठीक है। कैपिटल है किस किस की, धोनी, धवन और विराट, ठीक है। कौन सी कैपिटल है, लास्ट में जो कैपिटल है एडजस्टेड इनकी 60,000, 60,000 और 60,000, इस तरह से इनकी टोटल कितनी हुई 1,80,000, और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट की टोटल कितनी हो जाएगी 2,12,000, 2,12,000। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।